वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 को। पार्ट 3? अरे 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 सर, वेयर इज़ पार्ट 2? मैंने पार्ट 2 पढ़ा दिया, फिर पढ़ा दिया तो गया कहाँ? तो आइए समझते हैं कि पार्ट 2 की क्या कहानी है। देखो, आपने पार्ट 1 देखा जिसमें हमने पार्ट 1 में कवर किया था हिस्ट्री ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये कवर कर लिया। फिर पार्ट 2 कब आ गया और पार्ट 2 अपलोड भी हो गया। देखो हुआ क्या था, कुछ दिन पहले जो है एक न्यूज़ आई थी LVM-3 के बारे में, जो कि इस PT365 में भी है, तो मैंने उसे कवर किया था और इसके लिए एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो की लेंथ थी 47 मिनट की। पूरी 47 मिनट में मैंने बस इस मिसाइल के बारे में 2 मिनट बात किया था। रेस्ट ऑफ जो रिमेनिंग 45 मिनट था ना, इस 45 मिनट में मैंने इंटायर बेसिक्स कवर किया था। उस बेसिक्स में मैंने क्या क्या पढ़ाया था तो उसे 1 मिनट देखते हैं। देखो, उसमें मैंने पूरी ऑर्बिट के बारे में बताया था, लॉन्च व्हीकल, PSLV, GSLV, LVM-3 जो कि खुद अपने आप में लॉन्च व्हीकल्स था, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट इन द स्पेस सेक्टर, ये टॉपिक भी PT365 में है, तो इसे भी हमने देखा था। वन वेब ग्रुप कंपनी के बारे में पढ़ा। मतलब क्या, ये सारी टॉपिक को हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया था। तो फिर नहीं होता कि डुप्लीकेशंस ऑफ एफर्ट हो जाता कि फिर से उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करते, फिर से उसको डालते। तो मैंने क्या किया, पहले जो ये वीडियो कुछ इस तरीके का दिखता था, पहले उसकी लुक इस तरह से वीडियो में आपको थंबनेल में दिखती थी। अब मैंने क्या किया, उसके जगह वहाँ पे पार्ट 2 लगा दिया। एंड जो है यहाँ पे लिख भी दिया पार्ट 2 स्पेस टेक्नोलॉजी PT365। आपको यहाँ पे अब इसमें क्या करनी है, तो इसमें मैंने सब कुछ वही चीज़, मुझे ऐसे भी डिस्क बढ़ाना होता। अभी मैं बिल्कुल ह्यूज समय की क्राइसिस में चल रहा हूँ, तो फिर से एक तो ना तो समय है और दूसरी बात है क्या, फिर से इसी चीज़ को बोलना और कुछ नया इसमें मुझे करना नहीं था। 2-3 जगह जो है पॉइंट वैल्यू एडिशन करना है। आप अभी नोट्स पूरा बना लीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पहले कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद पार्ट इसमें कुछ जगह मुझे थोड़ी सी वैल्यू एडिशन करनी है, तो वो क्या करेंगे, जब PT365 को डिस्कस करेंगे लाइन टू लाइन, तो वहाँ पे आपको बता देंगे कि थोड़ा सा कहीं पे वैल्यू एडिशन कर लीजिए, बस मुझे थोड़ी सी करवानी है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 3 को। आप पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 देख लीजिएगा, देन आफ्टर पार्ट 2 थोड़ा पीछे मिलेगा वीडियो को, हालांकि प्लेलिस्ट में मैंने उसे डाल दिया है। प्लेलिस्ट में नंबर 1 नंबर 2 से आपको स्पेस वाली वीडियो मिल जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 को। पार्ट 3 से हमने इन सब टॉपिक को ख़त्म कर लिया था, हिस्ट्री ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, उसके बाद इंडियन स्पेस प्रोग्राम। देन आफ्टर आज हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करनी है कि लॉन्चिंग स्टेशन के बारे में समझनी है। क्या होता है लॉन्चिंग स्टेशन, मतलब क्या, जहाँ से मिसाइल को लॉन्च करते हैं। जैसे इंडिया में देखो, ये जगह है, आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे, हर मंथ लगभग कहीं ना कहीं इस न्यूज़ आ जाती है श्रीहरिकोटा के बारे में। आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा आइलैंड है बगल में, वहीं पे श्रीहरिकोटा में यहाँ पे हमारा लॉन्चिंग स्टेशन है। तो क्या कोई कंडीशंस है कि लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ बनाया जाए? बिल्कुल, बहुत इसके लिए कंडीशंस है। यदि कंडीशंस नहीं होता तो हो सकता है एक लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ, गुजरात में बन जाए। हालांकि सब कुछ गुजरात में बन रहा है, तो एक लॉन्चिंग स्टेशन भी वहाँ बना दिया जाता। तो लेकिन ऐसा है कि वहाँ नहीं बना सकते। क्या क्राइटेरिया फॉलो करना होता है साइंटिस्ट को, क्या ध्यान में रखना होता है किसी भी कंट्री को अपना लॉन्चिंग स्टेशन बनाने के लिए, इसलिए एक पहले इंटरेस्टिंगली न्यूज़ बता देते हैं आपको, देन आफ्टर और इस टॉपिक में इंटरेस्ट जगेगा। आप एक चीज़ देखो, ये पूरी यूरोपियन यूनियन की कंट्री है, जहाँ पे जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, बड़े बड़े कंट्री यहाँ पे है, ये यूरोपियन यूनियन की कंट्री। बट स्टिल जब इसे अपनी जो है लॉन्चिंग स्टेशन बनानी है, तो ये देखो अपना लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ जाके बनाया है, बिल्कुल साउथ अमेरिका के यहाँ पे जो है ग्वेना स्पेस सेंटर है। दैट ये स्पेस सेंटर यूरोपियन यूनियन का है। आपको लग रहा होगा अच्छा ऐसी बात है कि क्या रीज़न है इस एरिया में बनाने के लिए, हमारा स्पेस स्टेशन यहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो क्या कंडीशंस फॉलो करते हैं हम लोग स्पेस लॉन्च सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन बनाने के लिए, उसी चीज़ को समझते हैं बहुत आसान भाषा में। 2 कंडीशंस है सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन यदि बनानी है। एक तो क्या, ये इक्वेटर के जितने करीब हो, जितने नज़दीक हो, उतना ही अच्छा होगा। क्या बात कर रहे हैं, इक्वेटर के बिल्कुल करीब हो। और दूसरा जो है, यदि ईस्टर्न कोस्ट पे हो तो अच्छा है। मतलब ये कोई कंट्री है जैसे इंडिया है, ये हो गया ईस्ट कोस्ट, ये हो गया वेस्ट कोस्ट, है ना, पूरब पश्चिम।
तो इस कोस्ट पे यदि हो तो बहुत अच्छा है, मतलब इस कोस्ट में मेरे पास यहाँ से यहाँ तक था, तो गुजरात तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, गुजरात में नहीं होगा भैया। चलिए उसके बाद ईस्टर्न कोस्ट पे मेरे पास आया, तो ईस्टर्न कोस्ट पे यहाँ से यहाँ, लेकिन जो जितना हम इक्वेटर के नज़दीक रखे उतना ही अच्छा होगा। ये 2 क्राइटेरिया है, कंडीशंस इतना है ध्यान में रखनी है। अब समझते हैं क्यों ऐसा क्या रीज़न है। तो देखो इसको समझने के लिए चलो यहाँ सबसे पहले समझ लेते हैं इक्वेटर के पास क्यों होनी चाहिए। इक्वेटर के पास इसलिए होनी चाहिए, अब आप अपने लैंड पे, अर्थ पे 2 जगह को कंसीडर करते हैं। बिल्कुल यहाँ से देखना, समझना है यहाँ ध्यान से। ये पॉइंट हम मान लो कहीं पे भी ए पॉइंट लेते हैं अर्थ पे जो कि बिल्कुल इक्वेटर के पास है, और एक बी पॉइंट लेते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास है, मतलब इक्वेटर से बहुत दूर है, और समझते हैं दोनों में क्या होता है। आपको पता है जैसा कि अर्थ क्या करता है, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। रोटेट करने का मतलब क्या है, इस जगह से अर्थ ऐसे ऐसे घूमेगी और कंप्लीट मतलब अपने एक्सिस पे घूम जाएगी कितने दिन में, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर का समय लगता है। 24 घंटे में अर्थ एक बार रोटेट कर लेती है अपनी एक्सिस पे। किसके अराउंड करती है, तो सन के अराउंड करती है। इसीलिए तो दिन और रात होता है। मतलब क्या, जैसे मान लो ये पोर्शन है, अभी घूम के इधर ऐसे जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे भी सनलाइट होगा, ये बिल्कुल मूव करेगी, और जब ये पीछे चले जाएगी तो वहाँ पे डार्कनेस हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है। तो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। आपको अब उसके बाद बहुत ध्यान से यहाँ पे समझनी है क्या, वेट अ सेकेंड, मैं इसको यहाँ से ऐसे समझते हैं। देखो, तो इस पॉइंट पे भी जो पर्सन मान लो होगा, उसे कंप्लीट एक चक्कर, मतलब इस तरह से ये जो अर्थ घूमेगा इस जगह 24 आवर लगेगा, और इस पॉइंट पे भी जो पर्सन रहेगा, ये कंप्लीट चक्कर जब अर्थ लगेगा 24 आवर लगेगा। मतलब क्या है, देख के ही लग रहा है कि जो बी पॉइंट वाला जगह है, ये वाला, ये जो है ना, इसको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। 24 आवर है, लेकिन ये इसकी कुछ कम लग रही है ना। और इस जगह पे जो है, इसको लग रहा है लार्जर डिस्टेंस को कवर करना पड़ रहा है। मतलब यदि 24 घंटे में ही मेरे पास दोनों के लिए समय है, 24 घंटे में इसे बस इतनी ही दूर घूमनी है, और इसको 24 घंटे में इतनी बड़ी जगह पे घूमनी है। इसका मतलब है किसको अपनी गाड़ी की स्पीड फास्ट करनी होगी, ए को अपनी गाड़ी की स्पीड फास्ट करनी होगी, तब तो वो अधिक जगह को कवर करेगा। मान लो एक जगह आप बाइक से जा रहे हो, एक बाइक से एक पर्सन को जाना है, मान लो ओनली 100 किलोमीटर जाना है, टाइम दोनों के लिए फिक्स है, 24 आवर में जाना है। आपको उसी बाइक से जो है ना 1000 किलोमीटर जाना है, तो अब आपके पास भी ओनली 24 आवर ही है। तो आप क्या करेंगे, अपनी बाइक का स्पीड को पूरा सुपर बूम पे चलाएंगे, फास्ट कर देंगे 100 की स्पीड पे। इसका मतलब क्या है कि ए के जगह पे, अब इसको देखो ऐसे समझो, यहाँ से ए एंड बी बोथ टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन पूरा करने में इसे भी 24 घंटे के लिए दिन रात होगा, इसे भी 24 घंटे में दिन रात होगा। बट ए इज कवरिंग ग्रेटर डिस्टेंस, ए कवर कर रहा है ग्रेटर डिस्टेंस। इसका मतलब है ए को गाड़ी चलाना पड़ेगा फास्ट। इस जगह अर्थ की जो रोटेशन की स्पीड होगी बहुत ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है। दस ए रोटेट फास्टर एट इक्वेटर देन पोल, और पोल की जो है यहाँ पे रोटेशन स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। आप इसे ग्लोब पे लेके थोड़ा फील कीजिएगा, अपने हाथ से ग्लोब घुमाइएगा, उसको देखिएगा, तब समझ में आएगा कि इक्वेटर पे जो है कि वो लार्जर एरिया को कवर करना होता है, और पोल के साइड वो कम एरिया को कवर करेगा। इससे क्या बेनिफिट सैटेलाइट को मिलता है। मान लो अब हम इक्वेटर के पास से अपने सैटेलाइट को लॉन्च करें, यदि इक्वेटर के पास से हमारा सैटेलाइट लॉन्च होगा तो उसको क्या मिलेगा, एक इनर्शिया मिलेगा। अब बोलिए सर ये इनर्शिया कौन सी बला आ गई। देखो, एक हुए थे फिजिक्स में दुनिया के ग्रेटेस्ट ऑफ साइंटिस्ट, जिनका नाम था न्यूटन नाम था। न्यूटन साहब ने टोटल जो है ना 3 लॉज ऑफ मोशन दिया, और उसका फर्स्ट लॉ जो कहता है ना, फर्स्ट लॉ को हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं। कैसे इनर्शिया का मतलब, ये सिंपल सी लॉ ऑफ इनर्शिया में न्यूटन साहब क्या कहते हैं, यदि कोई बॉडी है, यह बॉडी यदि मोशन में है, यदि ये स्पीड में है, तो ये स्पीड में ही रहेगी, मतलब ये कभी नहीं रुकेगी दुनिया में। ये रुकेगी एक ही कंडीशन पे, जब कोई इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोक दे। मतलब ये बॉल जा रहा था, कोई आदमी इसको एक थप्पड़ मार दिया, रुका, तो बॉल रुक जाएगा।
यदि कोई इसे डिस्टर्ब ना करे, ना ही हवा इसे रोके, ना फ्रिक्शन रोके, धरती कोई घर्षण नहीं लगाए, इसका मतलब है यह बॉल जो है ना ये जीवन भर चलते रहेगा। और इसी इनर्शिया का मतलब कहता है यदि मान लो कोई पर्सन इस तरह से मान लो सोया हुआ है ना, ये पर्सन सोया हुआ है, इसका मतलब यदि ये रेस्ट में है, जब तक कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा ये रेस्ट में ही रहेगा। सिंपल सी बात है। इसने ऑब्जेक्ट की दो प्रॉपर्टी बताई, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो जीवन भर मोशन में रहेगी, और यदि कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो जीवन भर रेस्ट में रहेगी, जब तक कि कोई इस पर थोड़ा सा फोर्स लगा के धक्का नहीं देगा। ये दो बोला, इसी चीज़ को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण ही अब थोड़ा अपने आप को कंपेयर करो। मान लो क्या आप जो है ना एक बस पे जा रहे हो, ठीक है, बस पे आप खड़े हो, ठीक है, ये मान लो बस पे आप खड़े हो, आप बस पे कहीं जा रहे हो, तो होता क्या है हमारे साथ कि बस मान लो स्पीड से चल रही है, मान लेते हैं बस की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब है बस में आप बैठे हुए हैं, आप भी इसी स्पीड से जा रहे हैं, तो आपके बॉडी की स्पीड अभी कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन मान लो अब सामने में क्या आ गया, सामने में जो है क्या, रेड लाइट आ गया, ट्रैफिक आ गया, तो क्या करता है बस अचानक क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा। ब्रेक लगाएगा तो जो बस की स्पीड है ये तो 60 से क्या हो जाएगा, 0 किलोमीटर पे आ जाएगा, मतलब बस की स्पीड तुरंत कम होगी। लेकिन आपके बॉडी को तो पता ही नहीं चला है कि ब्रेक लगाना है, तो आपका बॉडी बट स्टिल अभी भी 60 किलोमीटर में था, तो जिसके वजह से क्या होता है, बस तो रुक जाती है लेकिन आपके बॉडी को आगे की ओर धक्का लगता है, आप आगे की ओर किसी से टकरा जाते हो या फिर पकड़े रहते हैं तो बॉडी आगे की तरफ झुकती है। ये फेस की है आपने। ये होता है लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण, बिकॉज आपके बॉडी को पता था हमें तो भैया मोशन में रहना है, इसको लेकिन क्या हुआ, रोक लिया, इसे गाड़ी ने ब्रेक लगाया, देन आफ्टर ये इसको पता था हमें तो चलते रहना है, ये भी आगे की तरफ चले जाता है और गिर जाता है कोई आदमी या किसी पे टकरा गया। अनदर कंडीशन इसमें क्या होता है, मान लो अब गाड़ी जो है, अभी गाड़ी बिल्कुल रुकी हुई है रेड लाइट पे, रेड लाइट खत्म हो गया, अब क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब मान लो ग्रीन सिग्नल दे दिया, ग्रीन सिग्नल जला, बस ने क्या किया, इसकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट होगा। लेकिन आप अभी आराम से खड़े थे गाड़ी में, आपको पता था अरे रुका हुआ है, तो आपके स्पीड कितना है, 0 है, गाड़ी भी 0 पे था। लेकिन गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ, से स्टार्ट हुआ, मान लो इसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, लेकिन बॉडी को अभी तक पता नहीं कि भैया स्पीड गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ये तो रेस्ट में था। अब लेकिन गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो ये मान लो इसको भी आगे जाना है, लेकिन ये रेस्ट में रुका हुआ था, तो इस बार क्या होगा, ये पीछे की तरफ झुक जाएगा, बिकॉज इसको पता ही नहीं है कि आगे जाना है। होता है ना कि डायरेक्ट गाड़ी चली तो हम लोग को पीछे की तरफ झटका लगता है, क्यों, क्योंकि हम लोग रेस्ट में थे, हम लोग नहीं चाह रहे थे कि हम लोग भी गाड़ी के साथ जाए, बिकॉज हमारे बॉडी की ये टेंडेंसी है, यदि रेस्ट में है तो ये तो रेस्ट में ही रहना चाह रहा है, इसको तो अभी भी मन कर रहा है कि 0 ही स्पीड हमारा हो, बिकॉज पहले 0 था, लेकिन 10 इधर हुआ, इसके कारण ये इधर गिर गया, फिर बॉडी में जब अब मोशन आ गया, गाड़ी चला, तो ये स्टैटिक बैलेंस हो गया। ये सभी चीज़ को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये न्यूटन साहब ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, लॉ ऑफ इनर्शिया में बताया। अब हम लोग समझ लेते हैं कि यही लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब यहाँ पे सोचो सैटेलाइट, अभी मान लो हमने यहाँ पे सैटेलाइट को भी रखा है, इस प्लेस पे हमने सैटेलाइट को भी रखा है ऑलरेडी, इस जगह पे चूंकि अर्थ का यहाँ पे जो है ना रोटेशन स्पीड फास्ट है, अर्थ इस सैटेलाइट को एक इनर्शिया मिल गया, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें जो है हजारों किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड इसमें आ चुका है। अब जब इस सैटेलाइट पे, अब जब इसको लॉन्च करेंगे, इसको एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा, इसको इनर्शिया मिलेगा, मतलब यहाँ पे जो है हम हाई स्पीड कर पाएंगे। ऑलरेडी देखो जितने भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं या मिसाइल लॉन्च करते हैं या हमारा जो भी चीज़ हम ऊपर स्पेस ले जाते हैं ना, उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, हमको इसकी वजन को कम करनी है, और वजन और सैटेलाइट का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है, इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है इसमें फ्यूल जो हम लोग रखते हैं। ये नेसेसरी इविल कहता है, फ्यूल रखने से इसकी वजन बढ़ जाती है। अब फ्यूल हमें अधिक से अधिक चाहिए ही, बिकॉज फ्यूल रहेगा तब ऊपर जा पाएंगे, और फ्यूल अधिक से अधिक अमाउंट में रखेंगे तो हमारा जो इक्विपमेंट होता है, रिसर्च इक्विपमेंट, हमको उसमें कंप्रोमाइज़ करना होता है। लेकिन यदि हम सोचो किसी वे में से फ्यूल बचा पाए तो ये तो अच्छा होगा ना, हम अधिक से अधिक इक्विपमेंट रखेंगे। दैट्स वाई
मोर प्रिफरेबल होता है कि हम लोग इक्वेटर सेलेक्ट करें। इक्वेटर जो है वहाँ पे अर्थ की रोटेशन फास्टर होती है, सेटेलाइट को एक बूस्टअप एनर्जी मिल जाएगी, बूस्टअप स्पीड मिल जाएगी, हम फ्यूल सेव कर लेंगे, सेटेलाइट एकदम वन गो में हुम से जो है क्या करेगा, वो पहुँच जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया यही था, नियर द इक्वेटर। सेकेंड था कि ईस्टर्न कोस्ट पे क्यों रखते हैं। देखो ये द हिंदू का एक आर्टिकल आया था रिसेंटली कुछ दिन पहले, उसमें भी ये था कि साइंस टेक सेक्शन में, व्हाई आर ऑल सैटेलाइट्स एंड मिसाइल लॉन्च्ड फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट से ही क्यों करते हैं। अब देखो, अब इसमें भी दो कहानी है ईस्टर्न कोस्ट में। एक तो क्या अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट, तो ये वाला इनर्शिया यहाँ पे मिला, ये देख रहे हो आप। तो अर्थ किधर रोटेट कर रहे हैं, ऐसे रोटेट करती है, वेस्ट से जाती है ईस्ट में, ऐसे घूमती है। तो इसका मतलब है यदि हम सैटेलाइट को यहाँ पे रखे तो एक तो बूस्टअप एनर्जी मिल गया कि इधर जाना है, ये इसको एक तो ये मिल गया, वे चूँकि अर्थ क्या करती है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो सैटेलाइट को और इनर्शिया मिल गया, ये एकदम धड़ाम से एकदम जो जाके उड़ने लगेगा इस साइड में जाके। एक तो हो गया ईस्टर्न कोस्ट की कहानी, मतलब वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। इसका सेकेंड क्या चांसेस है, सेकेंड रीज़न क्यों है। देखो अब ये तो क्या है, क्या हम लोग सैटेलाइट बनाए, इंसान ने बनाया है, क्या पता कहीं जाके धमाका हो जाए, होता ही है, बहुत बार होता है कि स्टार्ट में लॉन्च किया मान लो सैटेलाइट को या मिसाइल को, थोड़ा दूर गया, बिल्कुल धड़ाम से पूरा ब्लास्ट हो गया, बिल्कुल उसमें तो फ्यूल का मतलब टैंक, वो कंटेनर टू कंटेनर भरा पड़ा है, वो ब्लास्ट कर गया। और जब ब्लास्ट करेगा और सपोज करो कि किसी आदमी के या कोई बड़ा सिटी पे गिर जाएगा, कितनी आदमी की तबाही होगी। इसीलिए तो ईस्टर्न कोस्ट पे, और हर ईस्टर्न कोस्ट पे इधर देखिए क्या है, ओशियन है, तो ओशियन में गिरेगा, पानी में गिरेगा, ठंडा हो जाएगा, तो एटलीस्ट इंसान को नुकसान नहीं होगा। यही दो रीज़न है इसको। अब इसको थोड़ा सा लिटरेचर में पढ़ के देखते हैं। आवर अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, so when a rocket is propelled from west to east in the equatorial plane, the rocket gets advantage of earth rotation speed। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया, ये रोटेशन का एडवांटेज उसे मिल गया। सेकेंड, एज अ साइड नोट, these rockets travel eastward, ये रॉकेट ईस्टवार्ड ट्रेवल करेगा। सो इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंस, कुछ गलत होता है, तो therefore their debris will remain their debris will fall into the ocean's water फार अवे फ्रॉम मेनी पीपल, जहाँ पे कोई इंसान नहीं है और वहाँ पे इंसान सुरक्षित रहेगा। होप सो आपको ये चीज़, ये हमारे पास था सैटेलाइट का कंडीशन लॉन्च करने का कि हमें किस जगह करना चाहिए। इसी बेसिस पे इंडिया का जो देखो स्पेस स्टेशन है वो कहाँ पे है, एक हमारे पास जो है श्रीहरिकोटा है। तो आपका ये कहना हो सकता है सर श्रीहरिकोटा में है तो इक्वेटर तो लगभग यहाँ है, थोड़ा और नज़दीक क्यों नहीं आते। दो तीन रीज़न और है कि श्रीहरिकोटा का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी काम होता है, बिल्कुल शांति होती है, अनडिस्टर्ब्ड आइलैंड है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हम अच्छे से स्पेस रिसर्च का काम कर सकते हैं, तो श्रीहरिकोटा में लेते हैं। अब हमारे पास एक समस्या आई क्या यहाँ पे, एक श्रीहरिकोटा इज़ द बेस्ट लॉन्चिंग स्टेशन हमारे पास है, लेकिन वो किसके लिए, वो था GSLV सेटेलाइट के लिए। जब हम PSLV सेटेलाइट को लॉन्च कर रहे थे तो उसके लिए थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी, तो थोड़ा सा 1 मिनट हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ PSLV, व्हाट इज़ GSLV। हालांकि पार्ट 2 में मैंने इसे अच्छे से बताया है, लेकिन उस जगह बस थोड़ा सा, बस आप 10 सेकेंड बस वेट कीजिए, मैं एक बार रिकैप करता हूँ। देखो PSLV का मतलब क्या होता है, पोलार सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब बाय डिज़ाइन इट इज़ मेंट फॉर द पोलार सेटेलाइट, मतलब पोलर सेटेलाइट के लॉन्च के लिए हम लोग बनाते हैं पोलार सेटेलाइट विच इज पोलर ऑर्बिट। ये देखो इस तरीके, इसे कहते हैं पोलर ऑर्बिट। और जो GSLV होता है इट इज़ यूज्ड फॉर लॉन्चिंग वेरी हैवी सेटेलाइट विच इज जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। जियोसिंक्रोनस मतलब क्या होता है कि ये अर्थ, ये इक्वेटर से, मान लो ये इक्वेटर है तो ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे रोटेट करे, ऐसे रोटेट करे, दैट इज नोन एज GSLV, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट उसे कहते हैं। लेकिन पोलार ऑर्बिट इस तरीके से होता है, पोलार ये हो गया जो आपको नॉर्थ टू साउथ इसकी ऑर्बिट होती है। इस ऑर्बिट के कारण हमें यहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही थी, हम जब श्रीहरिकोटा से पोलार सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करते तो रास्ते में आ रहा था श्रीलंका। अब तो ये इंटरनेशनल रूल के वायलेशन है कि आप किसी भी कंट्री के ऊपर से सेटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकते हैं।
तो हम लोगों को क्या करना होता, जब हम यहाँ से PSLV लॉन्च करते ना, हमें थोड़ा सा यहाँ पे मोड़ना पड़ता अपने सेटेलाइट को। इस मोड़ने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम एराइज हो जाती थी। क्या? इन पोलार मिशन PSLV फ्रॉम श्रीहरिकोटा मस्ट परफॉर्म अ डॉगलेग मैन्यूवर टू अवॉइड फ्लाइंग ओवर श्रीलंका टू प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम रॉकेट डिब्रिस। यदि में भी हो सकता है रॉकेट लॉन्च के श्रीलंका पे पड़ गया। और डॉगलेग मैन्यूवर मतलब क्या होता है? क्या ये जो यहाँ पे था डॉगलेग मैन्यूवर, इसका मतलब होता है क्या? शार्प टर्न, एक यहाँ पे बिल्कुल खतरनाक टर्न हमें लेना पड़ता है। इसके कारण से हो सकता है दैट काउज द रॉकेट टू डेविएट फ्रॉम स्ट्रेट फ्लाइट पाथ। हो सकता है रॉकेट यहाँ से मोड़ने के बदले में डेविएट करके कहीं और चले जाए, और इसकी वजह से हमें मोर फ्यूल भी खर्च करना पड़ता था। अब समझिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सैटेलाइट में जितना हम या रॉकेट में जितना हम फ्यूल को कम कर पाए दैट इज़ बेस्ट फॉर अस, लेकिन हमें एक तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्यूल भी लग रहा है और स्ट्रेट पाथ से भटक भी सकता है। तो ये हमें PSLV जो पोलार सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए प्रॉब्लम था। हमें तो ऐसे भेजनी, इधर भेजनी तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम होम से चले जाएगा ये, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा था पोलार सेटेलाइट। तो हमने एक दूसरा जगह खोजा, और वो दूसरा जगह है कुलशेखरापट्टनम, जो कि बिल्कुल साउथ ऑफ ये यहाँ पे तमिलनाडु में है। तो हम कुलशेखरापट्टनम जगह खोजे। यहाँ से देखो रॉकेट एकदम बिल्कुल डायरेक्ट हुम से बिल्कुल जो एक बार में चले जाएगा। व्हेन रॉकेट आर लॉन्च फ्रॉम कुलशेखरापट्टनम दिस मैन्यूवर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको कहीं डेविएट करने का। देयर इज़ नो लैंड मास अलॉन्ग द फ्लाइट पाथ इन द साउथ। और कोई लैंड मास भी नहीं है, यदि कुछ डेब्रिस भी गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, गिरने देते हैं। तो ये दो हमारे पास है, एक तो श्रीहरिकोटा है, एक कुलशेखरापट्टनम है। बट एक सेकेंड, एक और हमारे पास जो है ना वो है लॉन्चिंग साइट्स हैं, यदि मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। अच्छा, आगे जब टॉपिक में आएगा। एक थुम्बा है, केरला में भी है एक लॉन्चिंग स्टेशन हमारे पास, थुम्बा में भी है, ये वेस्टर्न साइड में। अब बोलिएगा ये तो सर बिल्कुल आप जो पढ़ा है उसके अल्टरनेट, एक तो आप बोल रहे हैं ईस्टर्न साइड में होना चाहिए, तो ये वेस्टर्न थुम्बा हो गया। तो जनरली पहली बात तो ये देखो कि ये हमारे पास इतना छोटा कोस्ट है ना कि इससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता ईस्ट टू वेस्ट, एक तो वो हो गया। थुम्बा में हम इसलिए बनाए क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है ना मैग्नेटिक जो है ना हमारे पास एक तो हो गया ये जोग्राफिकल, ओहो वेट अ सेकेंड, हाँ, एक तो हमारा जोग्राफिक इक्वेट ये हो जाता है क्या, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये जोग्राफिक हुआ। लेकिन मैग्नेटिक भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। तो मैग्नेटिक जो हमारे पास इक्वेटर है ना वो बिल्कुल मैग्नेटिक इक्वेटर के ओवरलाई करता है थुम्बा जो केरला में है। तो एक लॉन्चिंग स्टेशन हम लोगों का वहाँ भी है। सबसे पहली बार जब इंडिया ने अपना सेटेलाइट लॉन्च किया था तो वो इसी जगह से थुम्बा से ही हम लोग वो लॉन्च किए थे अपने सेटेलाइट को। ओवरऑल बस इतना समझना है। अब यदि समराइज करें लॉन्चिंग स्टेशन के लिए, दो कंडीशन, नियर इक्वेटर, क्योंकि यहाँ पे अर्थ की रोटेशन स्पीड अधिक होती है। ईस्टर्न कोस्ट पे इसलिए एक तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है तो वो एक इनर्शिया मिल गया, और दूसरा क्या है, वेस्ट टू ईस्ट के जाने वो डेब्रिस जो है फॉल करेगा ओशियन में, पानी में। दुनिया की कुछ मेजर स्पेस स्टेशन, इंडिया की सतीश धवन स्पेस सेंटर, पूरे यूरोपियन यूनियन का ये यहाँ पे है, यूरोपियन यूनियन का गोएना स्पेस सेंटर, और ब्राज़ील का भी ये जो रेड डॉट है ये ब्राज़ील का स्पेस सेंटर यहाँ पे है। यूएसए का भी देखो, ये सभी ईस्टर्न कोस्ट पे, कुछ है वेस्टर्न कोस्ट पे, पूरी क्राइटेरिया। अब वेस्टर्न कोस्ट पे आप पावरफुल इंजन लगाइए, ज़्यादा फ्यूल दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने से स्पीड जनरेट कीजिए, लेकिन मैक्सिमम कोशिश रहता है कि कहाँ हो, ईस्टर्न साइड पे हो। पूरी की पूरी ये कहानी थी लॉन्चिंग स्टेशन के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं अब अगले टॉपिक पे, हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अब अगला टॉपिक हम लोग समझेंगे एयर ब्रीदिंग प्रपल्सन सिस्टम। 2 मिनट ध्यान से सुनिए यहाँ पे मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ अभी। हमने, आप जब जाएंगे चैनल पे आपको वहाँ पे दिखेगा शॉर्ट नोट सीरीज, साइंस एंड टेक का ही पार्ट है। डिफेंस सेक्टर भी हमें पढ़नी होती है, और डिफेंस सेक्टर के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें कि मुश्किल से हार्डली 2 पेज में मेजर टॉपिक्स एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसे कवर किया है। लेकिन डिफेंस सेक्टर में जो भी मिसाइल्स हैं जैसे ब्रह्मोस हैं, उन सब में क्या हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग जेट इंजन यूज़ करते हैं, रैमजेट और स्क्रैमजेट यूज़ करते हैं। उस वीडियो में मैंने बस आपको इतना बताया था। अभी आप समझ लीजिए, जब हम स्पेस की बेसिक पढ़ेंगे तो उस जगह आपको हम उसके इंजन के बारे में बताएंगे, कैसे रैमजेट, स्क्रैमजेट, जेट इंजन, टर्बोजेट इंजन वर्क करता है। अभी हम लोग उसी चीज़ को समझते हैं।
तो अब ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को आप लिंक कर लीजिएगा अपने डिफेंस वाले से भी, और साइंस एंड टेक के स्पेस सेक्टर में तो जानना ही है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो आपने देखा मिसाइल के बारे में, सैटेलाइट के बारे में, वो एयर ब्रीदिंग प्रपल्सन सिस्टम नहीं था, वो था नॉन एयर ब्रीदिंग प्रपल्सन सिस्टम। मतलब क्या, ये एक मिनट देखो, किसी भी चीज को प्रपल्सन सिस्टम, वेट अ सेकेंड, मैं एक मिनट निकाल देता हूं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है। कहीं पे मान लो आग जलाना है, क्या क्राइटेरिया फॉलो होता है? आग जलाने के लिए सबसे मेजर चीज जैसे जो क्या है, बिना ऑक्सीजन का आग नहीं जलेगा। तब तो एक एक्टिविटी बचपन में हम लोग परफॉर्म करते थे क्लास 8-9 में, कि एक ग्लास होता था, इस ग्लास में क्या टीचर बोलते थे कि इसमें आप कैंडल रख दो और ऊपर से क्या कैंडल को जला दो, और ऊपर से क्या करो, कोई चीज़ से ढक दो, और इंश्योर दैट ये कांच की ग्लास हो ताकि आप लोग दिख पाएगा। तो कुछ समय के बाद ये मोमबत्ती ऑटोमेटिकली बंद हो जाती थी। क्यों? बिकॉज इस ग्लास के अंदर जितना ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन खत्म हो गया। जलने के लिए दुनिया में ऑक्सीजन के बिना वो जलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि हम जो फ्यूल को जलाते हैं अपने रॉकेट में, नीचे फ्यूल रखता है, तो फ्यूल में मतलब मान लेते हैं इस जगह, समझ लो अभी क्या, इस जगह पे मान लेते हैं पेट्रोल ही रख दिया, पेट्रोल होता नहीं है, मान लेते हैं पेट्रोल है। तो पेट्रोल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन जब मिसाइल में, और ऑक्सीजन कहाँ अवेलेबल है? हम लोग के इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। लेकिन सपोज दैट यहाँ से हम लोग चले जाए, 1000 किलोमीटर दूर चले जाए, तो क्या वहाँ भी ऑक्सीजन है? नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस में जो सैटेलाइट होती है, जो रॉकेट होती है, रॉकेट को अपने साथ ऑक्सीडाइजर लेके जाना होता है, या एक बैग है उसमें ऑक्सीजन भर लेते हैं और चल देते हैं। तो जो ऑक्सीजन खुद से लेके जाता है, मतलब ऑक्सीडाइजर लेके जाता है, उसे बोलते हैं नॉन एयर ब्रीदिंग प्रपल्सन सिस्टम। प्रपल्सन सिस्टम मतलब फ्यूल प्लस इंजन। तो ये जो है नॉन एयर, मतलब जो अपने साथ ऑक्सीडाइजर लेके जाता है, वो सभी चीज़ें PSLV, GSLV, PSLV का इतने सारे वर्जन्स। तो ये हम लोग तो देख लिए थे कि जिसको ऑक्सीजन चाहिए अलग से ये स्पेस में। लेकिन अब एयर ब्रीदिंग प्रपल्सन सिस्टम जो यहाँ पे देखे थे, फॉर बर्निंग उसे ऑक्सीजन ले लेता है कहाँ से? एटमॉस्फेयर से ले लेता है। जैसे कि एरोप्लेन है, ट्रक है। तो इसी चीज़ का कैसे ये वर्क करता है एयर ब्रीदिंग प्रपल्सन सिस्टम, अभी समझते हैं। और देखो समझ यहाँ से, अभी बिल्कुल इंजॉय कीजिए आप, थोड़ा सा भी प्रेशर मत लीजिए, पेन कॉपी साइड करके कहानी सुन लीजिए एक बार। बहुत आसान सा मैकेनिज्म है, हम लोग अभी समझेंगे। एयर ब्रीदिंग प्रपल्सन सिस्टम मतलब इसको ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। चलिए अब चलते हैं, हम लोग आपको लेके चलते हैं एक एरोप्लेन पे, और एरोप्लेन थोड़ा सा घुमाते हैं। देखिए ये है एरोप्लेन। एरोप्लेन में जो ये आप यहाँ से देख रहे हो 1 2, वेट अ सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ, मुझे 1 मिनट दो। हाँ ठीक है, चलो। तो ये जो एरोप्लेन आप देख रहे हैं, ये यहाँ से, ये इसमें 1 2 3 4, ये 4 इसमें, ये क्या 4 है? ये चारों के चारों इंजन है, ठीक है? ये जेट इंजन है। और ये वर्क कैसे करती है? तो इस इंजन में जो है, आगे से हवा आती है, इधर से हवा घूमती है, घुसती है इसमें, और उसके बाद पीछे से इसको फोर्स लगता है और एरोप्लेन मूव कर पाती है। ये क्या हुआ? आगे से हवा, पीछे से फोर्स लगा। अब फिर हम लोग थोड़ा सा न्यूटन अंकल को याद करते हैं और न्यूटन अंकल से समझते हैं ये क्या होता है। तो न्यूटन साहब बोलते हैं, क्या मेरा 3rd लॉ पढ़ा था तुमने? तो हमने बोला सर पढ़े तो थे लेकिन याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो न्यूटन साहब कहते हैं क्या, देखो, एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। मतलब जो आप एक्शन करते हो उसके अपोजिट में क्या होता है? रिएक्शन होता है। इसका एग्जाम्पल बचपन से बहुत सुनते हैं, किसी को एक थप्पड़ मारो, बदले में उधर से एक थप्पड़ लगेगा, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो गया। तो न्यूटन्स 3rd लॉ यही है। जैसे गुब्बारा देख लो, गुब्बारा में थोड़ा सा हवा भर के आप उसको छोड़ दो, तो गुब्बारा से क्या होता है? हवा जो है नीचे निकलती है, हवा नीचे निकलती है, गुब्बारा दिखेगा आपका ऊपर जाएगा। मतलब ये फोर्स एयर नीचे लगा रहा है, तो इसको एक झटका लग रहा है ऊपर की ओर, दैट इज नोन एज न्यूटन्स 3rd लॉ। 1st लॉ देख लिया, 2nd लॉ भी देख लिया, एक बार सुन ही लीजिए। 2nd लॉ क्या होता है? F इक्वल टू ma को 2nd लॉ कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, वो 2nd लॉ है।
चूँकि साइंस एंड टेक में आ सकता है न्यूटन थर्ड लॉ, लेकिन आएगा नहीं, इतना छोटा चीज़ तो नहीं पूछेगा। तो थर्ड लॉ यही कहता है क्या, यदि एक्शन नीचे हो रहा है, इसका रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, किसी को आप थप्पड़ इधर मारेंगे वो थप्पड़ इधर मारेगा आपको। यदि एयर इधर जा रहा है तो एरोप्लेन क्या जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। तो यह इंजन के बारे में अभी समझेंगे पूरा। ये जेट इंजन, इसमें देखो 4 इंजन लगा हुआ है, यही समझेंगे अभी ये इंजन कैसे वर्क करता है, क्या हवा आता है, क्या फोर्स लगता है, क्या कहानी पूरी। एक इसको देखो जूम करके देखते हैं, एक इंजन को यहाँ से, इसकी जूम पिक्चर है, यहाँ पे ये फैन लगी होती है और यहाँ से क्या होता है, एयर इसके अंदर जाता है। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना, यहाँ से एयर का करंट अंदर जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग इसकी पावर होती है, मतलब ये कुछ भी चीज़ के सामने रख दीजिए ना उसको खींच लेगा, इतना पावरफुल ये जेट इंजन है। समझते हैं। अब देखो जेट इंजन को हम लोग अब क्या करते हैं, इस इंजन को पहले तो ये जूम किया, अब इसको तोड़ देते हैं, ऊपर वाला खोपड़ी को हटा के देखते हैं अंदर में क्या है। जब आधा पार्ट उड़ा के देख रहे हैं हम लोग इसमें से, यही देखा आपने कि अंदर से क्या हो रही है, हवा जा रही है, यही था, आगे से हवा जा रही है, ये बिल्कुल, ये देखो हवा हमारे पास आ रही है इसके अंदर में। इस हवा का क्या हो रहा है, ये अंदर से पंखी के द्वारा हवा गया, ये हवा यहाँ से जा रही है और 90% एयर जो है ना क्या हो रहा है, ये पीछे चला गया। 90% एयर को जो बाईपास एग्जॉस्ट हो गया, इसके क्या हो रहा है, एरोप्लेन को एक तो झटका लग रहा है और आगे जा रहा है। 10% एयर का क्या हुआ, उसी की पूरी कहानी अभी समझेंगे। 10% एयर क्या हुआ सर, तो इस 10% से हम लोग इंजन को भी चलाएंगे, देखते हैं। लेकिन पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। अब मान लो एरोप्लेन को ब्रेक लगाना है, तो क्या करेगा, ऐसा तो आसमान में है वो, ब्रेक कैसे लगाएगा। तो एरोप्लेन में आप देखिएगा, ये इंजन है, इंजन के पास देखो ये खिड़की खुली हुई है ना, ये खिड़की को क्या करता है ना, जो पायलट साहब होते हैं वो खिड़की को यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे खोल देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हवा इधर आ रहा था, हवा को मूर्ख बना दिया, बोला कि तुम इधर से निकल जाओ, इधर से निकल गया। इसका मतलब क्या है, ये पीछे जाने ही नहीं दिया, ये हवा को यहीं पे मोड़ दिया, मतलब सेम डायरेक्शन में। तो इसी को कहते हैं रिवर्स इंजन चलाना। पायलट रिवर्स इंजन चलाता है, मतलब किसको, एरोप्लेन को स्टॉप करने के लिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे ब्रेक मार रहा है, बस उन्होंने क्या क्या, हवा जो आ रहा था डायरेक्शन को मोड़ दिया। अब न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं लगेगा, तो बिकॉज इसी डायरेक्शन में ये जा रहा है तो इसको झटका पीछे से नहीं लगेगा। मतलब सिंपल सी बात क्या है, रिवर्स इंजन में क्या होता है, जो एयर जो आ रहा था उसको बाहर की तरफ मोड़ दिया, अंदर नहीं जाने दिया। ये सारा कहानी भी हम लोग समझ रहे हैं कैसे कैसे क्या वर्क करता है। इंजन पे भी हम लोग अब चलेंगे। 10 फैन रोटेट्स। अब इसका मतलब हमने यहाँ से एनालॉजी क्या लगाया, ये पंखा घूमेगा और एरोप्लेन क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा। 10 फैन रोटेट्स, हवा आएगी, एयर कम्स इनसाइड एंड एरोप्लेन मूव फॉरवर्ड, और एरोप्लेन क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। लेकिन बिगेस्ट क्वेश्चन है, तो ये पंखा पहले रोटेट करेगा तब तो इतना इसके अंदर में इतना ह्यूज एयर जाएगा, तो ये पंखा रोटेट कैसे करेगा, हाउ फैन रोटेट। इसी फैन को रोटेट करने के लिए अब हमारे पास अंदर में क्या लगा हुआ है, इंजन लगा हुआ है। अब यहाँ पे इंजन को समझते हैं एक एक करके। देखो ये आगे वाला पंखी है, ये आगे, और थोड़ा सा इस इंजन को भी खोल रहे हैं, तो चलो ये आगे वाला पंखी है, यहाँ पे आगे वाला पंखी है। इसके पीछे जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे है पीछे में टरबाइन। टरबाइन आपने कई बार सुना होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग सुनते हैं कि टरबाइन घूमती है। तो ये टरबाइन होता क्या है ना, टरबाइन वो होती है जो कभी भी किसी चीज़ के गर्म होने से उससे जो प्रेशर बनता है और उसके बाद वो रोटेट करता है। तो ये ओनली टरबाइन का काम क्या करना है, ये पंखा को रोटेट करने का काम है, फैन को रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा, वेट अ सेकेंड, बात करते हैं। पीछे एक टरबाइन है, टरबाइन पंखे को पीछे घुमाएगा और यहाँ पे पंखा घूमेगा। ये पंखा कनेक्टेड है एक शाफ्ट के द्वारा और ये शाफ्ट से जुड़ा हुआ है आगे का पंखी, और आगे का पंखी घूमेगा, हवा अंदर आएगी और इंजन पूरा भयानक चलेगा और एरोप्लेन उड़ जाएगा। ये शाफ्ट क्या होता है, आपने ट्रक के नीचे देखा होगा, इस तरीके का ये देखो लगा हुआ है, दैट इज नोन एज शाफ्ट। ये चूंकि ट्रक का इंजन से पीछे के पहिए को घुमाती है, आगे के पहिए को घुमाने के लिए शाफ्ट हेल्प करता है और शाफ्ट जो है कि उसे रोटेट करता है ना। तो शाफ्ट इस चीज को मूव करती है। शाफ्ट मतलब सिंपली ये एक पाइप है जो पाइप इसको घुमाएगी। कहानी अब इंजन का, अब यहाँ पे फुल अटेंशन से आप इसको सुनिए। क्या हो रहा था,
90% एयर पीछे जा रहा था सो दैट आगे की तरफ झटका लगे। 10% जो यहाँ से जो ऑक्सीजन है, मतलब जो हवा है, उस हवा को यहाँ पे मशीन क्या कर रहा है, कैप्चर करके अंदर ला रहा है। यहाँ पे देखो एयर है, ये 10% हवा जो है इसके अंदर आ रही है। 10% हवा इसके अंदर आई तो हमारे पास क्या क्या मिल गया, एयर हमारे इंजन को मिल गया। ठीक है, एयर मिला, हवा। हवा के बाद क्या हो रहा है कहानी यहाँ पे, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्पार्क प्लग है। क्या है, स्पार्क प्लग है। यहाँ पे स्पार्क प्लग का क्या काम है, थोड़ा थोड़ा चिंगारी, हल्का सा लुत्ती लुत्ती जैसा हवा को, मतलब सॉरी क्या करना, आग प्रोड्यूस करना, मतलब फायर भी हमारे पास मिल गया। किसके थ्रू, स्पार्क प्लग के थ्रू। हवा हो गया, फायर हो गया। उसके बाद हमें चाहिए अब क्या चाहिए, ऑयल भी तो चाहिए, मतलब जो है क्या, ईंधन भी तो चाहिए ना, मतलब तो उसके लिए हम लोग लगा देते हैं इस जगह छोटा सा नोजल। ये देखो यहाँ पे होता है छोटा सा नोजल होता है, जो कि मतलब नोजल कैसे, एक बार में नहीं, पूरा का पूरा उल्टा दिया, जितना है पूरा टंकी को खाली कर दिया, लो एक बार में जल जाओ। नोजल क्या करेगा ना, बूंद बूंद थोड़ा 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 जो है क्या, पेट्रोल को, यहाँ पे हालांकि पेट्रोल नहीं होता है, तो डीजल को क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल को यहाँ से छोड़ता है नोजल। तो देखो क्या हो गया, आपके पास पेट्रोल हो गया, आग भी थोड़ा सा हो गया, और एयर भी हो गया। एयर इसीलिए यहाँ पे देखिए भाई साहब खाना बना रहे हैं। आप अक्सर गांव में देखे होंगे, आज से यदि 20 साल पहले रिवाइंड कीजिए अपने लाइफ को, तो जब चूल्हा होता था उसमें हल्का सा हवा फूकना होता था, हवा डालते थे तब जाके जलता था। और ये जो ये बांसुरी टाइप का आपको दिख रहा हो जिसे फुकनी कहते हैं, ये क्या करता है ना, इससे क्या होता है कि ये क्या करता है, ढेर सारी हवा को अंदर में मारता है। इस चीज को साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, ये जो फुकनी है साइंस की भाषा में इसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजर बोलते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजर। इसका मतलब क्या है, ये जो अब देखो, अब इससे रिलेट करो, ग्रीन पार्ट जो है दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजर। बिल्कुल लोड नहीं लीजिएगा, एकदम आसान है, बहुत आसान सा। हमें चाहिए एयर, हवा यहाँ से आ गया, इस हवा को खींचने का काम करेगा ये जो फुकनी है दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजर। ये से खींचा, नोजल इसको पेट्रोल दे दिया, स्पार्क प्लग इसको आग दे दिया। अब यहाँ पे जो है ना भयानक सा आग लग गया, इतना भयानक आग लगा, इतना भयानक आग, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो ये पंखे के शेप में इस तरह से निकला हुआ है, ये देख रहे हैं, ये दिस इज नोन एज टर्बाइन, दैट इज नोन एज फैन। और जब यहाँ से गर्म हवा बिल्कुल यहाँ से इधर से निकलेगी, इस पे इतना प्रेशर क्रिएट करेगा, एकदम गन 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 करके पूरा जो है ये पूरा पंखा घूमने लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये फैन घूमेगी, क्या हो रहा है, जब ये फैन घूमेगी तो इससे तो जुड़ा हुआ है पीछे का शाफ्ट, और ये फैन भी घूमने लगेगा। और जब ये फैन घूमेगा अंदर से और हवा आएगी, और हवा अंदर जाएगी, और तेजी से घूमेगा। मतलब क्या है, हमारा इंजन रन करने लगा। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर ये तो गजब सा बात हो गया, आपने बोला क्या ये इस जगह के इंजन को चलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन तभी आएगा जब ये पंखा घूमेगा, मतलब ये पंखा घूम रहा है, ऑक्सीजन पहुंचाया तब जाके ये घूमेगा, चूंकि आग लगेगा तब घूमेगा, और ये घूमेगा तो इसको घुमाएगा। लेकिन पहले कौन घूमेगा सर, ये तो इस पे इंतजार कर रहा है कि ये यहाँ से आग जलेगा, टरबाइन घूमेगा और हमको घुमाएगा, तब जाके एयर इससे लेके इसको देंगे। और ये यहाँ पे इंतजार में बैठा हुआ है कि तुम एयर लेके आओ, तब तो यहाँ पे आग जलेगा, चूल्हा जलेगा, खाना बनेगा। तो दोनों में अब आ गया लखनऊ वाला तहजीब आ गया, पहले आप, अब दोनों परेशानी में, और दोनों इसी इंतजार में रुका हुआ है, पहले मुर्गी की पहले अंडा, पहले कौन चलेगा तब जाके चलेंगे। दोनों बड़ा कन्फ्यूजन में था। तो इसके बाद जो है बोला क्या, थर्ड पर्सन आया, बोला तुम दोनों अभी रुको, तुम्हारे दोनों के लिए हम थोड़ा इंतजाम करते हैं। एक आता है यहाँ पे पर्सन दैट नोन इज ऑक्सिलरी पावर यूनिट। ऑक्सिलरी पावर यूनिट एक छोटा सा हिडन इंजन लगा होता है एरोप्लेन के पीछे में। यह इंजन क्या करेगा, जैसे आपके गाड़ी में सेल्फ स्टार्ट होती है उसी तरीके से ये इंजन क्या करेगा, बहुत कम समय के लिए 30 सेकेंड 40 सेकेंड के लिए क्या करेगा, इस पंखा को स्टार्टिंग में रोटेट करेगा। जैसे मान लो पायलट एरोप्लेन पे बैठा, कहीं पे चाबी लगाता होगा, चाबी लगा के बटन दाबता होगा, फुश, उसके बाद क्या होता होगा,
ये इंजन छोटा वाला ऑक्सिलरी पावर यूनिट चलता होगा, ये इसको रोटेट किया। एक बार ये रोटेट किया, हवा अंदर गया, उसके बाद यहाँ पे आग जला, टरबाइन घुमा, फिर इसके बाद इस इंजन में स्पीड पकड़ लिया और एरोप्लेन शुई करते हुए आसमान में चला गया। ये पूरी कहानी है टर्बोजेट और जेट इंजन की जो आपने देखा। यदि समराइज इसको करे बहुत आसान भाषा में, हवा अंदर जाती है, हवा अंदर जाने के बाद ये फ़ैन घूमता है, फ़ैन घूमने से ढेर सारा ऑक्सीजन लेता है, इससे क्या होता है हमारा जेट इंजन जो है पीछे का टरबाइन चलना स्टार्ट होता है, स्पीड और पिकअप पकड़ लेता है और हमारा एरोप्लेन उड़ने लगता है। इसी चीज़ को कहते हैं एयर ब्रीदिंग प्रपल्सन सिस्टम। नो यूज़ ऑफ ऑक्सीडाइजर यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। कंप्रेसर का क्या काम था, ये क्या कर रहा था, ढेर सारा ऑक्सीजन को लेके, हवा को लेके, हवा देखो हवा की क्या है, ये क्या करता है एयर लेता है, यहाँ से तो एयर ही जा रहा है ना, तो बट एयर का कंपोजिशन आपको पता है क्या है कि इस एयर में जो है, वेट सेकेंड, ये एयर में 78% तो सिर्फ नाइट्रोजन है, 21% ही ऑक्सीजन है और रेस्ट ऑफ 1% में कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसेस आते हैं। आपको नहीं लगता है कि यदि मान लो कि एक ट्रक यदि ये यहाँ से हवा को खींचता होगा एक बार में, उस एक ट्रक का ओनली 21% मतलब थोड़ा सा हिस्सा में ऑक्सीजन होता होगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या होती होगी, डिफिशियंसी होती होगी। हमें पूरी की पूरी हवा नहीं चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए अपने इसको बर्न करने के लिए, जिसकी वजह से हम लोग लगाते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम है ढेर सारा हवा खींचो, उसको कंप्रेस करो। तो जब ढेर सारा मान लो अब क्या कि 10 ट्रक हवा भर के ले आए, वो सबको कंप्रेस करके एक ट्रक बना दिए, एक ट्रक में जितनी हवा आ रही है और उसमें मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन की अमाउंट तो बढ़ जाएगी बिकॉज हमने ढेर सारा एयर लिया है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाता है कंप्रेसर लगाने से। और क्या होता है, एयर की जो है ना टेम्परेचर भी बढ़ जाती है। टेम्परेचर मतलब क्या, ढेर सारा एयर पार्टिकल कोलाइड करता है जब सबको कंप्रेस करते हैं, तो हवा भी गर्म हो चुकी है, ऑक्सीजन भी है, तो यह बर्निंग में काफ़ी हेल्प करता है इस जगह पे। तो कंप्रेसर इसलिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं कंप्रेशर। क्लियर है ये बात। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है टर्बोजेट, रैमजेट और स्क्रैमजेट। जब भी टर्बोजेट बोले मतलब जेट इंजन प्लस उसके पीछे लगा हुआ है टरबाइन। रैमजेट स्क्रैमजेट क्या होता है, तो यह स्पीड सबसे ज़्यादा स्पीड होता है किसका, स्क्रैमजेट का, तो मतलब ये सबसे ज़्यादा है, इससे कम रैमजेट और इससे कम टर्बोजेट। इस तरीके के क्रोनोलॉजी वे में इसे चलता है। अब मान लो कि तो सबसे पहले तो हमारे पास टर्बोजेट है जो हमने मैकेनिज्म देख लिया। रैमजेट में हम लोग क्या करते हैं ना, जो एयर की जो यहाँ से इनटेक होती है, जो एयर यहाँ से अंदर आ रही है, तो इसको हम लोग यहाँ पे नैरो बना देते हैं। देखो यहाँ से गैप जो है ना हवा के जाने का वो नैरो है। मतलब सोचो कि इतना सारा एयर है, इसको छोटा सा नली से हम जब भेज रहे हैं तो क्या होगा, इस पे कितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। जब प्रेशर लगेगा तो बहुत ही स्पीड से इस पे झटका पड़ेगा और यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। जनरली इसका स्पीड टर्बोजेट का 1 से 2 मैक होता है। मैक का मतलब क्या होता है, देखो मैक का मतलब ऐसे, तो स्पीड रिजिम जेट इंजन को स्पीड को हम लोग मैक में डिराइव करते हैं। यदि सब सोनिक है तो उसकी ये स्पीड ट्रांसजोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। 1 मैक का सिंपल मतलब होता है 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ साउंड को ही कहते हैं मैक, मतलब साउंड की स्पीड से हम कंपेयर करते हैं जेट इंजन, टर्बोजेट, मिसाइल के स्पीड को मैक में डिराइव करते हैं। 1 मैक इज इक्वल टू 330 हो गया। कोई पूछेगा 2 मैक तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई बोलेगा 10 मैक तो बोलेंगे 3600 मीटर पर सेकेंड। क्या आसान है। 1 मैक मतलब स्पीड ऑफ साउंड मतलब 330 मीटर पर सेकेंड। इसीलिए सब सोनिक की स्पीड होगी 0.8 मैक, ट्रांससोनिक की स्पीड 0.8 से 1.2 मैक, और सुपरसोनिक की स्पीड 2 से 5 मैक, हाइपरसोनिक 5 से 10 मैक, और अल्ट्रा हाइपरसोनिक प्रो जो होगा वो ग्रेटर देन 10 मैक स्पीड होती है। तो इसकी स्पीड जो होगी 1 से 2 मैक होती है। और जो रैमजेट होती है, रैमजेट में 2 to 6 मैक स्पीड होती है उसकी, और जो स्क्रैमजेट होता है उसका ग्रेटर देन 6 मैक इसका क्या होता है, स्पीड होता है।
ब्रह्मोस 1 में जो है, ब्रह्मोस 1 में यूज होता है रैमजेट एंड ब्रह्मोस 2 में होता है स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट में क्या देखते हैं, ये जो है ना इसकी डिज़ाइन, ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। इसकी जो है ना नैरोनेस को और पतला कर देते हैं गैप को, जिससे क्या होता है मोर एंड मोर प्रेशर यहाँ पे जनरेट होता है और इस पर ग्रेटर झटका पड़ता है और जो है क्या होता है स्पीड इसकी बढ़ जाती है। ये ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस में देखो इस तरीके से वर्क करता है। ब्रह्मोस के आगे लगा होता है रैमजेट इंजन और पीछे लगा होता है जेट इंजन। पहले जेट इंजन 2 स्टेज में वर्क करता है। ब्रह्मोस हैज 2 स्टेज मिसाइल। तो पहले जेट इंजन चलेगी, इसको हवा, ये जो ऊपर में देख रहे हैं ये जो होल बना रहता है यहाँ पे, ये इसलिए है बिकॉज ऑफ हवा आने के लिए। हवा आएगी तो जाके जेट इंजन चलेगी, फिर जेट के बाद ये वाला आगे वाला आपको ब्रह्मोस में जो रैमजेट और स्क्रैमजेट चलेगा। ये पूरी टेक्नोलॉजी थी। अभी एक न्यूज़ है, रिलेटेड न्यूज़, कि इसरो ने टेस्ट किया, इसरो टेस्टेड ATV-TD मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल। ये TD वर्जन है, मतलब टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन वर्जन है, मतलब डेमो वर्जन है, अभी यह फाइनल नहीं आया इसका। ATV-TD इज़ अ 2 स्टेज साउंडिंग रॉकेट। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है 2 स्टेज का। 2 स्टेज का मतलब क्या, 2 स्टेज में फ्यूल है, फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज। 2 स्टेज साउंडिंग रॉकेट दैट सक्सेसफुली फायर्ड स्क्रैमजेट। इसने सक्सेसफुली स्क्रैमजेट को स्टार्ट किया कितने सेकंड के लिए, हालांकि ये ओनली 5 सेकंड के लिए ही, चूंकि अभी डिमॉन्स्ट्रेशन है, इस पर जो है रिसर्च चल रही है, 5 सेकंड के लिए जो है स्क्रैमजेट इंजन स्टार्ट हुआ था। और स्क्रैमजेट को कहाँ पे हम लोग अटैच किए इसको, सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज में देखो, फर्स्ट स्टेज में क्यों नहीं किए, मन में कोई डाउट हो सकता था। अरे स्क्रैमजेट को पहले तो स्पीड चाहिए ना। अभी मान लो इस यहाँ से तो फ्लाइट मान लो जैसे आग जलेगा उड़ेगा, तो इस जगह तो बहुत कम स्पीड इसको मिलेगा, स्क्रैमजेट को ऊपर से हवा ही नहीं मिलेगा। तो जब ये सेकेंड स्टेज में कुछ ये क्या होगा, स्पीड गेन कर लेगा, तो इसमें जो है ना स्पीड ऑफ एयर थोड़ा सा मान लो कितना 330 मीटर पर सेकेंड या इससे थोड़ा अधिक जब हो जाए, तब जाके स्क्रैमजेट इंजन को हम लोग ऑन करेंगे। इसलिए हम लोगों ने अटैच कहाँ किया है, स्क्रैमजेट को सेकेंड में किया। स्क्रैमजेट कैसे चलेगा, इसके लिए तो हवा चाहिए ना, तब तो इंजन चलेगा, एयर इनटेक चाहिए। तो इनिशियली में उसको हवा नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग इसको सेकेंड स्टेज में ऐड किए। ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी थी जिसमें हम लोगों ने ये सब कुछ हमने डिटेल से देख लिया, एयर ब्रीदिंग प्रपल्सन सिस्टम एंड लॉन्चिंग स्टेशन। अब अगला लेक्चर कैसा होगा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मिशन। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने अर्थ को बोलेंगे बाय बाय सर, हम आपके पास आएंगे बाद में, मतलब अर्थ है, या अर्थ से क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और इसके बाहर की दुनिया को ऑब्जर्व करेंगे। एक बार मून को जाके देखेंगे, मून को समझेंगे, फिर मार्स को देखेंगे, मार्स के बाद वीनस को समझेंगे, वीनस के पे हमारा मिशन है। फिर जो है क्या, अपने सूर्य महाराज को देखेंगे, सन को जाके उसको स्टडी करेंगे। वहाँ जाएंगे नहीं, उसके लिए हमारे पास आदित्य L1 मिशन है, इस मिशन को समझेंगे। और गगनयान को हम इंडिया अभी डिज़ाइन कर रहा है, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन को पहली बार भेजेंगे स्पेस में, तो गगनयान हमारा मिशन है। और रिसेंट का सबसे ग्रेटेस्ट जो है इंसान के द्वारा बनाया गया टेलीस्कोप, दैट इज़ नोन एज जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसे हम लोग पढ़ेंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट मजा आएगा कि कैसे हमने क्यों जेम्स वेब टेलीस्कोप को लैग्रांजियन पॉइंट 2 L2 पॉइंट पे इस्टेब्लिश किया, क्या खासियत होता है, अर्थ की कितनी लैग्रांजियन पॉइंट है। बहुत मज़ेदार आने वाली ये जो 6 टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में होगी। इसके बाद हमारा बेसिक्स पार्ट कवर हो जाएगा और इसी बेसिक के साथ ऑलमोस्ट मैं श्योरली कह सकता हूँ, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में आपको याद होगा, हमें बेसिक में ओनली मतलब 10 से 15 मिनट का समय लगा आफ्टर बेसिक के बाद। इसको जब कवर कर लेंगे इसकी जो फिर PT 365 की पार्ट होगी वो 10 से 20 मिनट सफिशियंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ टॉपिक तो आप कवर कर लिए। वहाँ भी मार्स मिशन के बारे में है, वो मार्स मिशन कवर कर लिया। प्राइवेट सेक्टर का एनरोलमेंट पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया है। चंद्रयान मिशन, आदित्य L1, जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये सभी गगनयान न्यूज़ में है, ये सभी चीज़ को आप पहले ही समझ लेंगे। तो लेक्चर पार्ट 4 में मिलते हैं, जिसमें हम लोग इंटायर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मिशन को समझेंगे। देन आफ्टर वी विल क्लोज आवर बेसिक्स एंड नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि पार्ट कौन सी होगी, ये 3, 4, 5 वाले पार्ट में हम लोग पूरा का पूरा अपने जो है PT 365 को डिस्कस कर लेंगे। एंड दैट विल एंड आवर स्पेस सेक्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट IT रोबोटिक्स। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।